Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आज हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी फीचर्स हैं जो हमें बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी यूनिक बनाती हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथीएस्ट है, यानी वर्ल्ड में जो है काफ़ी लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा इंडिया का है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेनली क्लासीफाई किया जा सकता है टू पार्ट्स में, रिटन और अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि अमेरिकन का जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर अनरिटन की बात करें तो वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका एक एग्जाम्पल आता है। तो देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि जैसे आप एक बुक के अंदर क्लोज वाइज क्लोज और जो है आर्टिकल वाइज जब अपना अमेंडमेंट के साथ जो है उसको पूरा का पूरा रिटन फॉर्म में रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, अमेरिकन, मतलब उसको हम बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, देखिए अनरिटन क्वेश्चन भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी रिटन फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ये है कि जो क्लोज और प्रोविजन जो अमेंडमेंट्स है ये जरूरी नहीं है कि वो साथ के साथ उसके क्लोज वाइज क्लोज रखे जा सकें। मान लिया कोई भी अमेंडमेंट आती है, कोई भी फ्यूचर में कोई भी अमेंडमेंट आती है तो उसको जो है अलग से सेपरेट डॉक्यूमेंट के रूप में अलग से सेपरेट करके रख दिया जाता है, तो इसको जो है हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर जो है जो हमारा रिटन का मतलब ये नहीं है कि आपने पेज लिखा है, और अनरिटन का मतलब ये नहीं कि आपने किसी पेज पर या किसी डिजिटल फॉर्म में लिखा है, तो इससे कोई भी लिंक नहीं है। अनरिटन का मतलब ये है कि आपने जो है उसको, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है आर्टिकल वाइज क्लोज वाइज और अमेंडमेंट वाइज उसके अंदर जिस तरीके से इंक्लूड किया गया है तो उस तरीके से उसको ना रख के जैसे कोई भी एक अलग से सेपरेट बुक उन्होंने फर्स्ट टाइम में बना दी, उसके बाद जो अमेंडमेंट आती है उसके साथ फिर उसको अटैच कर दिया, फिर उसको अटैच कर दिया, तो एक तरीके से अलग अलग सेपरेट पार्ट के रूप में होती है। लेकिन रिटन के अंदर क्या होता है कि रिटन के अंदर पूरी की पूरी आपकी वो बुक जो है पूरी की पूरी उसके अंदर ही मर्ज होती है, पूरा का पूरा उसके अंदर जो है उसको मर्ज कर दिया जाता है और इनको जो है अलग अलग से सेपरेट रूप में रखा जा सकता है। इसके साथ देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा वर्ल्ड के सबसे जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से भी काफ़ी ज़्यादा लेंथियस्ट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, ओरिजिनली जो है अगर हम 1949 के अंदर बात करें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर तैयार हुआ था, कि जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और उसको अडॉप्ट किया गया था, मतलब इसको जो है फोर्स में लेके आया गया था 26 जनवरी 1949 के अंदर इसको फोर्स में लाया गया था। उस टाइम पर अगर हम बात करें 395 इसके अंदर आर्टिकल थे, 22 इसके अंदर पार्ट्स थे और 8 जो है वो शेड्यूल थे। लेकिन अगर हम प्रेजेंटली अगर हम बात करें 2020 में या 2019 में, तो यहाँ पर जो 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं, 25 जो है इसके अंदर पार्ट्स हैं और 12 जो है इसके अंदर शेड्यूल्स हैं। 4 मेन फैक्टर्स हैं जो इसको क्या बनाते हैं, इसको एलिफेंटाइज, मतलब एक तरीके से विशालकाय बनाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। वो कौन से हैं? सबसे पहला ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो देखिए, हमारा कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसलिए हर एक जो सेक्शन होता है, जैसे कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है और जो भी जिस भी टाइप की कम्युनिटीज़ हमारे अंदर यहाँ पर रहती हैं, ट्राइबल एरियाज़, तो उन सब की नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमें उनके लिए अलग अलग प्रोविज़न करने पड़ते हैं, और जैसे जैसे जो है इसकी डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी उनके लिए हमें अलग से जो है एक तरीके से वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए अलग अलग प्रोविज़न उसके अंदर डालने होंगे, और उस वजह से ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइज जो है वो लेंथीएस्ट हो जाता है। आगे बात करें हिस्टोरिकल फैक्टर, यानी जैसे कि हमारा जो है हिस्ट्री जैसी ही रही है हमारी, ब्रिटिश पीपल ने हमारे ऊपर जो है, ब्रिटिश जो लोग हैं उन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो हमारा जो हिस्टोरिकल एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके अंदर भी काफ़ी सारे प्रोविज़न थे, काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे। मोस्टली काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो है हमने यहाँ से उठाकर डायरेक्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिए हैं, जिसकी वजह से भी इसका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी लेंथी बन चुका है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटर एंड द स्टेट, क्योंकि हमारे सेंटर और स्टेट के लिए ये सिंगल, मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों के लिए प्रोविज़न किए गए हैं, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथीएस्ट है। लेकिन कुछ एक कंट्रीज़ होते हैं कि जिसके अंदर सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है, तो सेंटर का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी नहीं होता।
आगे बात करें हम डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो लीगल लुमिनरीज थे, यानी कि जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स थे जो उसके अंदर थे, वो काफ़ी सारे एजुकेटेड पर्सन थे। जैसे कि अगर हम बी आर अम्बेडकर की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है लॉजिकल पर्सन और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन थे। तो उन्होंने जो है हर एक नीड को ध्यान में रखते हुए, हर एक लीगल चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हर एक पर्सन की, हर एक कम्युनिटी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर प्रोविज़न किए गए हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा। तो इस वजह से भी इसका साइज जो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया। इसके साथ देखिए इस पे जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न भी इसके अंदर डिटेल में लिखे गए हैं, और इसकी वजह से भी इसका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा जो है हो चुका है। आगे सेकंड फीचर की अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वेरियस सोर्सेज से ड्रॉ किया गया। यानी अगर देखें कि जो मेनली जो प्रोविज़न है, इसके काफ़ी सारे जो प्रोविज़न है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उससे लिए गए हैं। तो इसको जो है बी आर अम्बेडकर एक तरीके से कहते हैं कि प्राउडली से उसको ये नहीं मानते कि ये बोरो किया गया या उधार लिया गया दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से, बल्कि वो कहते हैं कि ये वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी रैंसैकिंग करके, मतलब उनकी पूरी तरीके से छानबीन करके, उनके स्ट्रक्चर को जान करके हमने जो है इसको क्या किया है, इसको अडोप्ट किया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तैयार किया है। तो ये अलग वर्ल्ड के अलग अलग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उनको एज इट इज़ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं रखा। हमने देखा कि जो प्रोविज़न हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर जो लागू किए जा सकते हैं और जो हमारे उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं प्रोविज़न को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया। देखिए इसका जो फिलोसफिकल पार्ट है, फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट हैं और डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, ये जो हमारा पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है। देखिए फंडामेंटल राइट हमारे जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और इसके साथ साथ अगर हम डीपीएसपी की बात करें जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। देखिए फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी उनके बारे में हम आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर देखेंगे, काफ़ी डिटेल से जो है वो आने वाले चैप्टर्स में करवाए हुए हैं, तो उनके अंदर हम इनको देखेंगे। अगर हम पॉलिटिकल पार्ट की बात करें, जो हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉलिटिकल पार्ट है वो मेनली जो हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर जो है काफ़ी सारे जो एक्ट जो उनके द्वारा हमारे कंट्री के अंदर पास किए गए थे, उनके अंदर भी काफ़ी सारे प्रोविज़न थे, उनसे भी हमने जो है इनको लिया है, जो पॉलिटिकल पार्ट है उसको लिया है। इसके साथ साथ जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन, इन काफ़ी सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने कुछ कुछ फीचर्स जो हैं वो उठाए हैं। मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस जो है वो मिलता है किसका, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मोस्ट प्रोफाउंड इफेक्ट जो है यहाँ से मिलता है। काफ़ी सारे प्रोविज़न हमने एज टीज जो है यहाँ से लिए हैं। इसके साथ साथ देखिए ये कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं जो हमने यहाँ से लिए हैं, तो देख सकते हैं फेडरल स्कीम हमने जो है 1935 एक्ट से ली है, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविज़न, पब्लिक सर्विस कमीशन और मोस्ट ऑफ दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं वो हमने इस एक्ट से लिए हैं। आगे थर्ड फीचर की अगर हम बात करें, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरीके का मिक्सचर है किसका, रिजिडिटी का और जो फ्लेक्सिबिलिटी का। अब देखिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, जिसको अमेंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जिसका प्रोसीजर जो है अमेंड करने का काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, तो उसको हम जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो देखिए इसको जो है जो ऑर्डिनरी लॉज हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, इसको अमेंड कर दिया जाता है। तो ये देखिए ये किसके जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसका एग्जांपल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको जो है पार्लियामेंट के द्वारा जो ऑर्डिनरी लॉ बोर्ड पास करके इसको क्या कर दिया जाता है, अमेंड कर दिया जाता है। तो एक तरीके से फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो ये ना तो रिजिड है, ना तो ज़्यादा रिजिड है और ना ही इतना फ्लेक्सिबल है, ये जो है दोनों का सिंथेसिस है। तो आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 के अंदर दो प्रकार की अमेंडमेंट दी गई हैं। देखिए कुछ प्रोविज़न जो है पार्लियामेंट के, जो कुछ प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जो है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा अमेंड किए जा सकते हैं। पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी जैसे कि टू थर्ड मेंबर जो होने चाहिए जितने की प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं उनका 2/3, और मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, और इसके साथ साथ 51% कम से कम, यानी 50% से ज़्यादा जो है वोट चाहिए हमें इसके अंदर, हर एक हाउस के जो टोटल मेंबरशिप है उसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लिया जो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा के अंदर इतने मेंबर हैं,
ये हमारी लोकसभा के अंदर इतने मेंबर हैं। तो यहाँ का जो 50% से ऊपर ज़्यादा आपको मेंबर चाहिए, और इसके साथ साथ जितने भी प्रेजेंट हैं, अब मान लिया हमारे जो है इसमें से 300 मेंबर प्रेजेंट है, तो इसका 2/3 जो है यानी कम से कम 200 मेंबर के द्वारा वोटिंग होनी चाहिए, और कम से कम इसके भी हाफ होने चाहिए। तो इसके हाफ आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ये जो है कम से कम इतने मेंबर, यानी इन दोनों के द्वारा दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। ये जो है कुछ प्रोविजन के लिए लागू होता है। अगर हम दूसरा बात करें तो कुछ जो प्रोविज़न है वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ, जो हमने पीछे स्पेशल मेजोरिटी देखी है पार्लियामेंट की, उसके साथ साथ जो है स्टेट्स के द्वारा भी उसको रेटिफाई किया जाना चाहिए। कम से कम हाफ स्टेट्स, अगर हमारे 28 स्टेट्स हैं तो कम से कम 14 स्टेट्स के द्वारा इसको उसी जो प्रोविज़न है उसको क्या किया जाना चाहिए, रेटिफाई किया जाना चाहिए, तभी जो अमेंडमेंट की जा सकती है। और कुछ एक ऐसे प्रोविज़न है जिसको बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरीके से उसको उसके कुछ प्रोविज़न को अमेंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा जो है उसके लिए आपको स्पेशल प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, और कुछ को बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी के द्वारा जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे हैं उसके जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर 200 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे हैं तो उसका जस्ट मेजोरिटी आपके पास होनी चाहिए, यानी 101 मेंबर के द्वारा भी उसको पास किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों का मिक्स है। आगे फोर्थ फीचर की बात करें तो देखिए फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यानी हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल के साथ साथ उसके अंदर कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो देखिए कुछ फेडरल फीचर्स के बारे में हम देख लेते हैं कि फेडरेशन के लिए कौन कौन सी फीचर होना जरूरी है। देखिए इसमें 2 गवर्नमेंट होती हैं, एक यूनियन होती है और एक स्टेट होती है, जैसे कि कनाडा के अंदर है, कनाडा के अंदर है। आगे देख सकते हैं हम डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, पावर को डिवाइड किया होना चाहिए, यूनियन के बीच, स्टेट के बीच अलग अलग पावर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होना चाहिए, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, इसके साथ साथ जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और बाई कैमरलिज्म, यानी यूनियन के लिए अलग जो सेंटर के लिए अलग से जुडिशरी हो, स्टेट के लिए अलग से जुडिशरी हो, इस तरीके से जो है जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। बाइकैमरलिज्म मतलब 2 चैम्बर होने चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि 2 जो फेडरल सिस्टम है, तो ये सारी की सारी जो है फेडरल सिस्टम की फीचर्स हैं। अगर हम यूनिटरी की बात करें तो देखिए काफ़ी सारे जो प्रोविज़न है वो यूनिटरी उसको जो है नॉन फेडरल फीचर के अंदर ला देते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी स्टेट्स के ऊपर भी सेंटर का कंट्रोल होता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी स्टेट के लिए कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब स्टेट की सिटीजनशिप को काउंट नहीं किया जाता, ओनली सेंटर की यानी जो यूनियन की होती है उसी को काउंट किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर क्या करता है, आराम से जो है फ्लेक्सिबिलिटी बिना स्टेट की मदद में, बिना स्टेट की परमिशन के जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देता है तो वो फेडरल फीचर नहीं है। आगे देखिए इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यानी स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, उनके द्वारा जो भी फैसले दिए जाते हैं तो इसको ये ओवर रूल कर सकता है, उससे रिलेटेड जो अपील है इसके द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से ये आपस में क्या है, इंटीग्रेटेड है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, यानी स्टेट के अंदर जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, सेंटर के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा जो की जाती है। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब हमारी IAS IPS और IFS, इस तरीके की जो सर्विसेज हैं जो की तो जाती है सेंटर के द्वारा, लेकिन ये स्टेट्स के अंदर जो है अपॉइंट की जाती है और सेंटर का इनके ऊपर कंट्रोल रहता है। इमरजेंसी प्रोविजन, कोई भी इमरजेंसी होती है तो सेंटर के हाथ में सारी पावर चली जाती है। तो ये सारी की सारी फीचर्स जो है वो यूनिटरी हैं, यानी जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं और स्टेट को वीक कर देती है, यानी यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम है वो वीक पड़ जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम इनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए जो हमारे इंडिया के अंदर है ये सारी की सारी फीचर्स हैं, तो इसी वजह से जो है हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरेशन बोलने में काफ़ी जो है क्रिटिक्स उसको फेडरेशन नहीं बोलते, उसको जो है फेडरेशन विद सम यूनिटरी फीचर्स, उनको जो है फेडरेशन विद यूनिटरी फीचर्स जो है वो बोला जाता है। तो फेडरेशन वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। देखिए आर्टिकल 1 के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट।
तो हमारे इंडिया का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है उसके अंदर इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, ना कि इंडियन फेडरेशन के रूप में, ना कि उसके लिए फेडरेशन वर्ड कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया। एक जो इंडियन फेडरेशन की अगर हम बात करें, जो यूनियन है, इंडियन यूनियन है, वो जो है एक तरीके से रिजल्ट नहीं है किसका, एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट जो है वो आपस में मिलकर एग्रीमेंट करके जो है मतलब एग्रीमेंट करके नहीं आए हैं। यहाँ पर जो है सबको मर्ज किया गया है। यानी आपने देखा था कि जब हमारा जो इंडिया है, जब वो उसको इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उस टाइम पर देखा था कि हमने काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट और काफ़ी सारे प्रोविंसेस के अंदर डिवाइडेड था। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने काफ़ी सारा स्ट्रगल करके जो है इनको आपस में मर्ज किया था। तो ये आपस में जो है खुद से मर्ज होने के लिए नहीं आए थे, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, उनसे जो है उसको साइन करवाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसलिए जो है इंडिया को जो है फेडरेशन नहीं बोला जाता है, उसको जो है यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। और इसके साथ साथ देखिए दूसरी फीचर क्या है, कोई भी किसी भी स्टेट को जो है राइट नहीं है कि वो फेडरेशन से बाहर जा सके। तो इसलिए जो है इंडिया को जो है एक तरीके से फेडरल कंट्री नहीं बोला जाता। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया गया फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, यानी फॉर्म में फेडरल हो सकता है लेकिन स्पिरिट से बोला जाए तो यूनिटरी है। और इसके साथ साथ इसको क्वाजी फेडरल भी बोला गया है, और ये पूरी तरह से मतलब जो है फेडरल नहीं है, इसलिए इसको क्वाजी फेडरल बोला गया। किसके द्वारा? वीयर के द्वारा। आगे बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला गया मॉरिस जोन्स के द्वारा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला गया है ये ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा। फेडरेशन विद सेंट्रलाइज टेंडेंसी मतलब यूनिटरी टेंडेंसी, तो ये एवोर जेनिंग के द्वारा इसको बोला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरीके से अलग है। आगे देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका एक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉज बनाते हैं, जितने भी लॉज वगैरह जो हमारे बनते हैं, एक्ट बनते हैं, वो लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जितने भी हमारे मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सारे के सारे हमारे इसके अंदर आते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या मिलता है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो देखिए इन दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर मिलता है, यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग बॉडी हैं और वो दोनों जो है एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करती। इन दोनों की पावर्स जो है वो अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों कोऑपरेशन से काम करती है। तो इसलिए हमारा जो इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनाया गया गवर्नमेंट का मॉडल है वो पार्लियामेंट्री है। तो देखिए पार्लियामेंट्री मॉडल को जो है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको वेब मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। अगर ये तीनों नाम आ जाएं तो इसका मतलब यही है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, न केवल सेंटर के अंदर बल्कि स्टेट के अंदर भी इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। कुछ और फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर जो फीचर्स मिलती है इंडिया के अंदर, वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए यहाँ पर नॉमिनल एंड रियल दोनों तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। नॉमिनल जैसे हमारे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर होते हैं, वो हमारे नॉमिनल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल की अगर हम बात करें तो रियल हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है और सीएम होता है, इनको हम रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, स्टेट और सेंटर के अंदर दोनों के अंदर यही रूल फॉलो करता है। तो जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वही उसी का रूल होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के प्रति, जो भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारी जो है लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के प्रति। मेंबरशिप जो है मिनिस्टर की वो लेजिस्लेचर के अंदर होती है, मतलब जो लेजिस्लेचर में चुने हुए मेंबर होते हैं उन्हीं को मिनिस्टर बनाया जाता है। अगर वो सीट्स लेजिस्लेचर के अंदर सीट विन नहीं कर पाते तो उनको मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, उनको हटा दिया जाता है। अगर बना भी दिया जाता तो वो ओनली 6 मंथ के लिए वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद अगर वो लेजिस्लेचर के अंदर कोई भी सीट विन नहीं कर पाते, यानी वो जो उनको लेजिस्लेचर के अंदर अगर उनको जगह नहीं मिलती तो उनको मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर जो लीडरशिप होती है वो प्राइम मिनिस्टर की और जो चीफ मिनिस्टर होता है, स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर की होती है और सेंटर के अंदर हमें पता है प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है। डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस का डिजोल्यूशन कर सकते हैं हम लोकसभा का, अगर यहाँ पर किसी की भी मेजोरिटी नहीं है, अपना जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो यहाँ पर देखिए जो है अगर कोई भी मेजोरिटी में इनको सपोर्ट नहीं कर पाता तो गवर्नमेंट जो वहीं पे क्लैप्स हो जाती है और यहाँ पर जो है लोअर हाउस को डिसॉल्व किया जा सकता है।
जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं है जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है। तो देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो अपने मन मर्जी के कोई भी रूल बना सकती है, कोई भी लॉ पास कर सकती है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ऐसा नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। हमारे जो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की सोवरेनिटी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहकर पार्लियामेंट को काम करना होता है। इसके साथ साथ देखिए जो इंडियन स्टेट है वहाँ पर इलेक्टेड हेड होता है, यानी यहाँ पर रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी यहाँ पर जो है इलेक्ट करके जो है वहाँ का हेड चुना जाता है। लेकिन अगर ब्रिटिश स्टेट की बात करें तो वहाँ पर हेरिडिटरी हेड है, यानी मोनार्क, यानी वहाँ पर किंग या क्वीन जो भी है वो वहाँ के हेड होते हैं, तो वहाँ पर मोनार्की है। लेकिन हमारे यहाँ पर रिपब्लिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है हेड होता है वो इलेक्टेड होता है, यानी जो प्रेसिडेंट है वो हमारा क्या है, इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ देखिए रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। यानी जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट है उसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहा जा सकता है। उसके बाद देखिए 6 फीचर की अगर हम बात करें, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो देखिए इन दोनों का सिंथेसिस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलता है। जो पार्लियामेंट्री जो सुप्रीमेसी है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हमें मिलती है, और अगर हम जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करें तो ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की होती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाली डॉक्ट्रिन जो है अलग अलग फॉलो की जाती है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहाँ पर सोवरेन है, वो अपनी मर्जी से कोई भी रूल बना सकती है। और अगर हम बात करें कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वहाँ पर जो है जुडिशरी को सुप्रीमेसी दी गई है। जुडिशरी जो है किसी भी लोग को जो हो उसे लगता है कि वहाँ पर जो वहाँ की पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए सही नहीं है, उसको वो क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है, उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। लेकिन अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो ये जो है ब्रिटिश का जो सिस्टम है उससे अलग है, और इसके साथ साथ जो यूएस का है उससे भी अलग है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दायरे में रहकर जो है हमारी पार्लियामेंट और जुडिशरी दोनों काम करती हैं। पार्लियामेंट और जुडिशरी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बाउंड है, और जो पार्लियामेंट है उसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविज़न दिए गए हैं उनके अंडर रहकर काम करना पड़ता है। तो इसलिए जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी जो है इन दोनों मामले में इनका सिंथेसाइज करता है, यानी जो यहाँ पर सोवरेनिटी और जो पार्लियामेंट सोवरेनिटी और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है उन दोनों का यहाँ पर सिंथेसिस मिलता है, ना कि ये दोनों फीचर यहाँ पर मिलते हैं। इसके साथ साथ देखिए अगर हम बात करें कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर क्या होता है कि आपको जो है लॉ की क्या की जाती है, वैलिडिटी चेक की जाती है कि लॉ जो है वो सही है या नहीं है। यानी लॉ मतलब अब ये भी हो सकता है कि जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है वो गलत भी हो सकता है, इसलिए जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ की वैलिडिटी भी चेक की जाती है। और इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर जुडिशरी की क्या है, सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट के ऊपर। जुडिशरी की क्या है, सुप्रीमेसी है, यानी पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है, अगर वो वहाँ की जो पब्लिक है उसके लिए अच्छा नहीं है, वहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो जुडिशरी उसको क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है। लेकिन अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो किया जाता है, यानी पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया है उसको फॉलो किया जाता है। अगर उस लॉ के अकॉर्डिंग आपने उसका उल्लंघन किया है तो आपको जो है उसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। यानी यहाँ पर जो है क्या किया जाता है, यहाँ पर इंडिया के अंदर लॉ की वैलिडिटी चेक नहीं की जाती थी। पहले जो है लॉ की वैलिडिटी जो है मेनका गांधी जो केस है, मेनका गांधी केस से पहले क्या होता था कि लॉ की वैलिडिटी को चेक नहीं किया जाता था। अगर लॉ गलत भी है तो भी अगर आपने उसको जो है फॉलो नहीं किया है उसके बाद भी आपको कल्प्रिट ठहराया जा सकता था और उसके लिए आपको पनिशमेंट दी जा सकती थी। तो इंडिया के अंदर जो है ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता था। लेकिन मेनका गांधी के केस के बाद जो है जुडिशियल रिव्यू जो है वो इवॉल्व में आया, और जो है इंडिया के अंदर भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो किया गया। हालांकि ये जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन इंडिया इसको अब फॉलो करता है। तो देखिए जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, जो कि हमारा राइट टू लाइफ है उसके अंदर आता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रॉपर सिंथेसिस है बिटवीन जो ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट की सोवरेनिटी का और साथ साथ में जुडिशियल सुप्रीमेसी का, दोनों का। तो यहाँ पर जो है ना तो जुडिशरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है ना पार्लियामेंट को, यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। आगे 7th फीचर की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप
टॉप पर काम करता है। सबसे पहले जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो काम करते हैं, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट्स हैं, और उसके बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ से कोई अपील जो हाई कोर्ट के अंदर जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है इन दोनों के जो रूल्स हैं उनको क्या कर सकता है, ओवर रूल कर सकता है। इनके जो ऑर्डर हैं उनको ओवर रूल कर सकता है, उनके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो इस तरीके से हायरार्की में काम करते हैं। तो देखिए जो हमारे हाई कोर्ट है वो स्टेट लेवल पर काम करते हैं, और हाई कोर्ट के नीचे जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करते हैं। इसके साथ साथ देखिए जो अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर जो है जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी स्टेट के से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं वो स्टेट जुडिशरी के द्वारा ही देखे जाएंगे। स्टेट जुडिशरी, अगर सेंटर से रिलेटेड है कोई भी लॉज तो वो सेंट्रल जुडिशरी यानी वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल जुडिशरी, उसके द्वारा ही देखे जाएंगे। तो इस तरीके से जो है अलग अलग यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी काम करती है यूएसए के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर जो है इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट की तरह काम करता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, और एक तरीके से गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट है। यानी जो हमारे हम जो सिटीजन हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो जो है गारंटी दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और एक तरीके से ये गार्जियन भी है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर मान लिया आपके किसी भी फंडामेंटल राइट की कोई भी वायलेशन हो रही है तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल जो राइट है उनके बारे में। काफ़ी हमने देखा कि बार बार हमने फंडामेंटल राइट वर्ड का यूज़ किया है। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट हैं कौन से। तो देखिए फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये जो है नंबर में कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनको अलग अलग जो है डिवाइड किया, अलग अलग मतलब हेड के अंदर जो है अलग अलग आर्टिकल के अंदर इनको रखा गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो राइट टू इक्वालिटी, यानी सभी सिटीजन्स को जो है राइट टू इक्वालिटी दिया गया है कि हमारे जो सभी सिटीजन हैं, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, किसी भी जेंडर से आता है, किसी भी रिलीजन से आता है, किसी भी सेक्स से आता है, तो उनको जो है लॉ की नज़रों में इक्वल समझा जाएगा, यानी लॉ के सामने वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये आर्टिकल 14 to 18 इसके अंदर जो है ये दिए गए हैं। 14 से लेकर 18, 15, 16, 17, 18 तक ये सारे के सारे इक्वेलिटी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, यानी आपको जो है अपने मन से जो भी आप ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, कोई भी मतलब अपनी फ्रीडम जो है आपके पास है। तो ये वाले जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 के अंदर आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, या बच्चों से कोई लेबर करवा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर आते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें कि आप कोई भी रिलीजन जो है वो अडोप्ट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ये भी राइट आपके पास है। तो ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंदर आता है। उसके बाद देखिए कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, कि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल जो हमारे आर्टिकल 29 से लेकर 30 के बीच में आते हैं। उसके बाद देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी ये जो 5 के 5 जो राइट्स हैं आपके वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं इस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 32। इसके अंदर क्या है कि आप जो है 5 के 5 राइट्स जो है अगर ये आपके वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो है डायरेक्ट अपील दायर कर सकते हैं। आपको जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए एक तरीके से ये जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पॉलिटिकल जो पार्ट है उसको दर्शाते हैं, यानी एक तरीके से इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करते हैं। और यहाँ पर ये जो है लिमिटेशन लगाते हैं किसके ऊपर, जो टायरनरी है, यानी जो एग्जीक्यूटिव हैं और जो लेजिस्लेचर है वो कोई अपनी मर्जी से कोई भी लॉ बनाकर और जो हमारे जो सिटीजन्स हैं तो हमारी जो एक्सप्लॉयटेशन ना कर सकें, यानी हमारे ऊपर कोई ऐसी पाबंदी ना लगा सके, तो ये जो है उनको क्या करते हैं, इस चीज़ से लिमिट करते हैं, बाउंड करते हैं कि वो ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते जो आपके राइट्स को आपसे अलग कर सके। ये जस्टिशिएबल इन नेचर है, यानी आप जस्टिस के लिए जा सकते हो। अगर जो है ये आपके वॉयलेट हो रहे हैं तो आप जो है कोर्ट में जाकर इनको एनफोर्स करवा सकते हो। जो एग्रीव्ड पर्सन है वो डायरेक्टली किस में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए इशू कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है। तो ये रिट्स कौन कौन सी हैं, हैबिस कॉर्पस, मेमेंटमस, और इसके साथ प्रोबिशन, सर्शियरी एंड क्यू वारंटो, ये 5 रिट्स हैं। ये 5 रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट आपकी जो फंडामेंटल राइट है उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको एनफोर्स करने के लिए जो है ये इशू कर सकता है। अब ये 5 जो रिट्स हैं होती क्या है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में आएंगी, तो उनके अंदर हम जो है इनको काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे।
तो देखिए ये एब्सोल्यूट नहीं है और इनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ इन राइट को लेकर आप कुछ भी अपनी मनमर्जी से कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इनके ऊपर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं ताकि जो है आप दूसरे के राइट्स की अवहेलना ना करें। अगर आप अपनी फ्रीडम को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं लेकिन वो आपकी फ्रीडम जो है दूसरे की फ्रीडम में बाधा बन सकती है, तो इसलिए जो है इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती हैं। ये सेक्रोसेंक्ट नहीं है, इनको कर्टेल भी किया जा सकता है जब भी कोई इमरजेंसी का प्रोविज़न हो या कोई फाइनेंशियल या फिर नेशनल इमरजेंसी कोई आ जाती है, तो उस सिचुएशन में जो है इनको कर्टेल भी किया जा सकता है। पार्लियामेंट जो है इनको कर्टेल कर सकती है, इनको सस्पेंड भी कर सकती है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, एक्सेप्ट 2 राइट, दो राइट को छोड़ के, जो कि हमारा आर्टिकल 20 के अंदर आते हैं और आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। इन राइट्स को छोड़ करके बाकी के राइट जो है वो आपके पार्लियामेंट के द्वारा कर्टेल भी किए जा सकते हैं, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है जब तक कि नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में रहेगी। उसके बाद बात करते हैं 9th फीचर के बारे में। तो 9th फीचर के अंदर आते हैं हमारे डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए जो BR अम्बेडकर है उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नोवल फीचर कहा है। नोवल फीचर, ये नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पार्ट 4 के अंदर आते हैं। इनको क्लासीफाई किया जा सकता है 3 पार्ट्स में। एक हमारे सोशलिस्ट हैं, एक गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं और इसके साथ साथ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। ये जो है प्रमोट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। और जब हमने फंडामेंटल राइट के बारे में बात की थी, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो देखिए ये हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो देखिए ये एक तरीके से वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, मतलब इनको एनफोर्स कराने के लिए आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते, इनकी वायलेशन के लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ये प्रिंसिपल जो है फंडामेंटल होते हैं इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी एक तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है उसके लिए एक तरीके से डायरेक्टिव का काम करते हैं। नाम से आपको समझ आ रहा है डायरेक्टिव, एक तरीके से डायरेक्टिव का काम करते हैं। गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हैं कि गवर्नमेंट को अपने जो लॉ बनाने हैं ना, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर बनाने हैं ताकि एक वेलफेयर स्टेट जो है वो क्रिएट किया जा सके, लोगों की भलाई के लिए काम किया जा सके। तो इस तरीके से जो है ये जो है फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री होते हैं। और एक तरीके से इनकी ये मोरल ऑब्लिगेशन भी बनाते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज़, इनको इम्प्लाई किया जाए। एक तरीके से मोरल ऑब्लिगेशन बनाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि ताकि इनको इम्प्लाई किया जाए ताकि हमारी जो कंट्री के जो लोग हैं उनका वेलफेयर किया जा सके, लेकिन इनको एनफोर्स नहीं कर सकते। इनके पीछे भी कुछ रीज़न है, जब हम डीपीएसपी वाला जब चैप्टर करेंगे तो उसके अंदर जो है इसको काफ़ी अच्छे से और डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो इसके पीछे जो रियल फोर्स होती है वो पॉलिटिकल ही होती है, पब्लिक ओपिनियन ही होती है, क्योंकि पब्लिक ही चाहती है कि हमारे वेलफेयर के लिए ये काम किए जाएँ और इसीलिए जो है गवर्नमेंट को ये काम करने पड़ते हैं। तो एक तरीके से पब्लिक की ओपिनियन पर ये डिपेंड करते हैं। इनके पीछे जो फोर्स होती है वो एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन यानी पॉलिटिकल ही होती है। अगर मिनर्वा मिल केस है जो कि 1980 के अंदर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से फाउंड किया गया है किसके बेस पर, जो फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे सिटीजन्स के राइट के बारे में बात करता है और गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, और डीपीएसपी गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है। डीपीएसपी एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए ऑब्लिगेशन है कि वो अपने जो है स्टेट के लिए जो हमारे स्टेट के जो पीपल हैं उनके लिए काम करे। तो एक तरीके से इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलता है, बैलेंस बनाकर ही काम करता है। और एक तरीके से हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लोगों के द्वारा बनाया हुआ ही, लोगों के लिए बनाया गया डॉक्यूमेंट है जो लोगों के वेलफेयर के लिए जो है काम करता है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में बैलेंस बनाया गया है। आगे देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं हमारी। सिर्फ सिटीज़न जो है वो ओनली राइट का यूज़ ना करें बल्कि उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं अपने स्टेट के लिए। तो इसके अंदर देखिए कि स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल नहीं किया गया था, इनको एक अमेंडमेंट के द्वारा इनको इंक्लूड किया गया। देखिए ये जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी ये 1970 से लेकर 77 तक, उस टाइम पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इस एक्ट के द्वारा जो है
फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया गया और रिकमेंड किसके द्वारा की गई थी, स्वर्ण सिंह जो कमेटी है उसके द्वारा रिकमेंड की गई थी। उसके बाद देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एक और ड्यूटी को ऐड कर दिया गया। पहले जो है 10th ड्यूटीज़ ऐड की, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले ऐड की, 1 और ऐड कर दी, तो टोटल मिलाकर जो है हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई हैं। और इनको किस में इंक्लूड किया गया, पार्ट 4A इस पार्ट के अंदर है। 4A जो पार्ट है उसके अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। और आर्टिकल जो है वो कौन सा है, 51A, इसके अंदर जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं। ये नॉन जस्टिशिएबल है, इनके लिए जो है कोर्ट में नहीं जाया जा सकता इनको फोर्स कराने के लिए। और ये एक तरीके से सिटीजन को रिमाइंडर भी कराती है कि आपकी कंट्री के लिए कुछ ड्यूटीज़ बनती है जिनको आपको पूरा करना है। उसके बाद बात करते हैं हम 11 फीचर के बारे में। वो कौन सी है, सेक्युलर स्टेट, यानी हमारा जो कंट्री है वो सेक्युलर स्टेट है। देखिए हमारा ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर जो है ऑफिशियली कोई भी मतलब ये कोई भी ऐसी टर्म यूज़ नहीं की गई थी हमारी कंट्री के लिए, सेक्युलर वर्ड यूज़ नहीं किया गया था। लेकिन इसको जो है हमारा सेक्युलर जो वर्ड है उसको ऐड कर दिया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। यानी इसके अंदर जो है इस अमेंडमेंट के द्वारा काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई, इसलिए जो है इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है। अब देखिए कि कौन कौन सी ऐसी फीचर हैं जो हमारी कंट्री के सेक्युलर, जो हमारी जो कंट्री है उसको सेक्युलर बनाती हैं, यानी सेक्युलर रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखिए प्रियम्बल के अंदर है, प्रेम्बल के अंदर यूज़ किया गया ये वर्ड, जिसके अंदर जो है आपको लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप जो है वो प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ साथ देखिए स्टेट जो है वो आपको डिनाई नहीं करता, आपको जो है इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, चाहे कोई पुअर है या रिच है, हर किसी को जो है इक्वल प्रोटेक्शन देता है, चाहे कोई भी उसका रिलीजन है। तो एक तरीके से हमारा स्टेट क्या है, सेक्युलर है, उसका अपने आप में कोई भी जो है ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो एक तरीके से देखिए ये आर्टिकल 14 के अंदर जो है प्रोवाइड की जाती है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ की दृष्टि में सब समान है। आगे देखिए आर्टिकल 15 के अंदर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसके बेस पर, रिलीजन के बेस पर, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इसके बेस पर कोई भी क्या नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आगे बात करें आर्टिकल 16 के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, यानी कोई भी एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, रैदर देन कि आप उस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हो तो आपको जो है पूरी की पूरी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है। ऐसा नहीं है कि आप जो है उसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिक आपको क्वालिफिकेशन जरूर फुलफिल होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन की जो कंडीशन रखी जाती है वो फुलफिल होनी चाहिए, तो आप किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए आर्टिकल 25 जो है वो आपको फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन, फ्रीडम देता है आपको रिलीजन की, कि आप कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 के अंदर है। आर्टिकल 26 जो है वो प्रोवाइड करता है रिलीजियस डिनोमिनेशन, कि आप जो है क्या कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं अपने रिलीजियस अफेयर्स को, अपने आप से खुद से मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स को। कोई भी अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई भी आपको, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी जो फेस्टिवल वगैरह आता है उससे रिलेटेड कोई भी हम जो है इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके लिए जो है आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन आप दूसरे रिलीजन को हर्ट ना करें, बस अपने रिलीजन की जो है प्रमोशन के लिए काम करें, तो इसमें कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। इसके साथ देखिए आर्टिकल 27 जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि आपको जो है कोई भी टैक्स वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाता कि आप पार्टिकुलर रिलीजन के हैं तो आपको जो है इसके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो किसी भी रिलीजन को यहाँ पर जो है टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी रिलीजन अगर आप फॉलो करते हैं। नो रिलीजन, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन की जाती है, जैसे कि आप देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, अगर आप वहाँ पर जो है कोई प्रेयर वगैरह की जाती है, अगर आप उसको नहीं करना चाहते तो आपको बाउंड नहीं किया जाएगा। कोई भी रिलीजन से रिलेटेड आपको कोई भी रिलीजन फॉलो करने के कहा जाता है, कोई हिंदू, मुस्लिम या सिख वगैरह की कोई भी टीचिंग फॉलो करने के लिए कहा जाता है, तो वो भी, उसके लिए भी आपको जो है कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आप चाहें तो उस चीज़ के लिए मना कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 28 के अंदर आता है, तो ये आपका राइट है।
आगे आर्टिकल 29 की बात करें तो आप जो है अपनी जो कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, उसको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ये भी आपका राइट है। आर्टिकल 30 के अंदर देखिए जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने लिए क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं अपनी जो भी लैंग्वेज कल्चर वगैरह उसको सेव करने के लिए। जो भी माइनॉरिटीज़ है वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, तो ये आर्टिकल 30 के अंदर आता है। आर्टिकल 44 की बात करें तो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सब जो कि सभी सिटीजन्स पर लागू होता है, यानी एक जैसा लॉ जो है सबके ऊपर लागू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो एक तरीके से इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाते हैं कि यहाँ पर किसी भी टाइप का किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, यानी सबको इक्वल प्रोटेक्शन दी गई है। अब देखिए कि अगर हम बात करें वेस्टर्न कंसेप्ट जो है सेक्युलरिज्म का, वेस्टर्न कंसेप्ट जो कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर और अमेरिका जो है उनके अंदर फॉलो किया जाता है, उनके अंदर क्या किया गया है कि कंप्लीट सेपरेशन की गई है रिलीजन की स्टेट के साथ, यानी रिलीजन का स्टेट के मैटर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी चर्च और पॉलिटिक्स जो है वो आपस में अलग होगी। तो वहाँ पर क्या है, नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का। अब वो पॉजिटिव कंसेप्ट क्या है, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करेगा, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन देगा, इक्वल रिस्पेक्ट देगा। जितने भी रिलीजन है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी कुछ भी है, कोई भी रिलीजन है तो उसको इक्वल प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करेगा और उसके साथ साथ जो है इक्वल जो है उनको रिस्पेक्ट देगा। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि सेपरेशन है, वो वहाँ पर जो है प्रोटेक्ट भी कर सकता है। अगर दूसरा रिलीजन किसी तीसरे रिलीजन को हार्म करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर जो है स्टेट बीच में इंटरवीन करता है, वहाँ पर जो है स्टेट बीच में आता है और उनके बीच में जो है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव कंसेप्ट है वेस्टर्न के अंदर। यहाँ पर जो है चर्च के मैटर चर्च खुद सोल्व करेगा, यानी रिलीजन के मैटर खुद रिलीजन सोल्व करेंगे और पॉलिटिक्स के मैटर खुद पॉलिटिक्स सोल्व करेगी। आगे एक 12th फीचर के बारे में बात करें तो देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कंट्री के जितने भी जो लोग हैं जो कि एडल्ट हैं और जिनको जो है वोटिंग राइट दिए गए हैं, वो सबको मतलब जो भी एडल्ट हैं 18 ईयर से ऊपर हैं उन सबको क्या दिया गया है, वोटिंग राइट दिए गए हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, रेस से हैं, रिलीजन से, सेक्स से, लिटरेसी कुछ भी है, या वेल्थ है, पुअर है, रिच है, किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और उस जो है वो अटेन कर चुका हो 18 ईयर्स ऑफ एज, ये अटेन कर चुका हो तो उसको क्या बोला गया है, वो एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर आता है कि उसको वोटिंग राइट प्राप्त है। वोटिंग राइट जो है वो पहले 21 ईयर के जो पीपल हैं उनसे ऊपर जो लोग हैं उनको दिए गए थे, लेकिन बाद में इसको घटाकर 21 से जो है 18 कर दिया गया था। ये किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, तो ये 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के अंदर इसको जो है ये एज जो है वो रिड्यूस कर दी गई, 21 से 18 कर दिया गया। तो देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक तरीके से क्या करती है, डेमोक्रेसी को ब्रॉड बनाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटिंग राइट प्राप्त होता है, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। एक तरीके से उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना उनके अंदर जागृत होती है। प्रेस्टीज ऑफ कॉमन पीपल वो हाई होता है, प्रेस्टीज हाई होती है उनकी। इसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी अपहोल्ड होता है कि ये पता लगता है कि सभी लोगों को जो है इक्वल राइट्स दिए गए हैं। माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि जब उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे तो उनके वेलफेयर के लिए भी वहाँ पर लॉ पास होंगे, तो एक तरीके से उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ओपन अप फॉर न्यू होप्स और विस्टार्स फॉर वीकर सेक्शन को भी काफ़ी जो है यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। आगे 13 फीचर्स के बारे में अगर हम देखें तो देखिए सिंगल सिटीजनशिप के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखिए कि ड्यूअल पॉलिटी है। ड्यूअल पॉलिटी मतलब सेंटर और स्टेट दोनों में जो है क्या की जाती है, गवर्नेंस की जाती है। लेकिन अगर सिटीजनशिप की बात करें तो देखिए यहाँ पर सिटीजनशिप ओनली हमारी इंडिया की है, सिंगल सिटीजनशिप। जैसे यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए के अंदर क्या है कि वहाँ पर 2 सिटीजनशिप है और एक वहाँ पर डबल सिटीजनशिप है। तो यहाँ पर देखिए एक तो सेंटर की सिटीजनशिप यानी पूरा यूएसए का वो सिटीजन है, एक तो ये सिटीजनशिप उसको मिलती है, एक उसको मिलती है कि जिस पार्टिकुलर स्टेट से वो बिलोंग करता है। तो वहाँ पर क्या है, डबल सिटीजनशिप है, वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर स्टेट के लिए कोई भी सिटीजनशिप आपको नहीं दी जाती। यहाँ पे सारे के सारे जो राइट्स हैं वो आपको सेम मिलेंगे और पूरी की पूरी जो सिटीजनशिप है वो आपको सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, जो कि हमारी कंट्री के अंदर आती है, कंट्री की होती है फुल। आगे देखिए 14 फीचर जो हमारी
इंडिपेंडेंट बॉडीज यानी इंडिपेंडेंट बॉडीज जो कि बुलवर्क की तरह काम करते हैं, जो कि इन हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाए रखते हैं। अब देखिए ये बुलवर्क कौन से हैं जो कि हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाए रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। जितनी भी हमारी पार्लियामेंट के इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा जो चुने हुए रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं वही आपको रिप्रेजेंट करेंगे और आपके हित में वो बात करेंगे और आपके भले के लिए काम करेंगे। तो इस तरीके से ये एक बुलवर्क की तरह काम करता है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसके बाद देखिए कैग के बारे में हम बात करते हैं। कैग जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, यानी जितना भी आपका टैक्स मनी है वो कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट जो उसको यूज़ कर रही है, कहाँ पर उसको एक्सपेंडिचर कर रही है, कहीं उसका मिसयूज़ तो नहीं किया जा रहा, तो उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं उनका ऑडिट कैग के द्वारा किया जाता है, जिससे जो है कोई भी फ्रॉड अगर किया जाता है, तो अगर मिसयूज़ किया जाता है मनी का, तो वो जो है फाइंड आउट किया जा सकता है। तो एक तरीके से ये गार्जियन की तरह काम करता है आपके पर्स के गार्जियन की तरह, यानी पब्लिक पर्स, आपका मनी जो टैक्स के द्वारा कलेक्ट किया गया है तो उसके गार्जियन की तरह काम करता है ये, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर जो है ये ऑडिट करता है। आगे देखिए यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी तो आपने सुना ही होगा कि इसके अंदर जो भी एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के। तो देखिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के एग्ज़ाम जो होते हैं वो इसके अंदर कंडक्ट किए जाते हैं, जो एक तरीके से जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं या डिसिप्लिनरी जो मैटर्स होते हैं वो इनके द्वारा क्या किए जाते हैं, अप्लाई करवाए जाते हैं, इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो देखिए ये स्टेट्स के अंदर काम करते हैं। तो स्टेट के अंदर एक तरीके से ये गवर्नर को एडवाइस देते हैं डिसिप्लिनरी मैटर पर, किस तरीके से हमारे पूरे स्टेट के अंदर जो है वो क्या किया जा सकता है, डिसिप्लिन क्रिएट किया जा सकता है। तो एक तरीके से ये जो है कमीशन हमारे जो इसके लिए एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराता है, ताकि जो है ऑफिसर्स की क्या की जा सके, रिक्रूटमेंट की जा सके, और जो है वो गवर्नर को क्या कर सके, एडवाइस कर सके डिसिप्लिनरी मैटर्स के ऊपर। आगे देखिए 15th जो प्रोविज़न है उसके अंदर हम देखेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न है। इमरजेंसी के अंदर क्या होता है कि इमरजेंसी प्रोविज़न के द्वारा हमारे उसमें क्या किया जाता है कि हम सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं हमारी जो इंडिया की सोवरेनिटी है, यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है। तो इसलिए जो है हमें इमरजेंसी प्रोविज़न को अपनाना पड़ता है, ताकि हम जो है बाहरी किसी आक्रमण से या बाहरी कोई व्यक्ति हमारी सोवरेनिटी के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, हमारी इंटीग्रिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रहा है, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए जो है इमरजेंसी प्रोविज़न भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। तो ये 3 टाइप्स के इमरजेंसी प्रोविज़न है। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, अगर कोई वॉर हो जाता है या एक्सटर्नल कोई एग्रेशन हो जाता है, जैसे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हमारा ऑलरेडी पहले भी वॉर हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में, और इसी तरीके से अगर हमारी आर्मी कोई रिबेलेशन कर देती है, आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है, या कोई भी पीपल अपने अंदर से ही कंट्री के अंदर ही आर्म्ड रिबेलियन कर देते हैं, तो उसके अंदर जो ये सारे के सारे प्रोविज़न जो है आर्टिकल 352 के अंदर दिए गए हैं कि कौन कौन से प्रोविज़न इसके अंदर किए गए हैं। उसके बाद देखिए स्टेट इमरजेंसी कोई भी हो जाती है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता है ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। अगर फेल हो जाती है स्टेट्स के अंदर तो उसके लिए आर्टिकल 357 जो है वो फॉलो किया जाता है। इसके साथ साथ अगर सेंटर की डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया जाता स्टेट के द्वारा, अगर स्टेट जो है वो सेंटर के द्वारा दी गई डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता और एक तरीके से कंट्री के लिए खतरा पैदा करता है, तो उसके अंदर भी जो है स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वो आर्टिकल 365 के अंदर आती है। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, जो कि किस ग्राउंड पर लगाई जा सकती है, अगर कंट्री की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो थ्रेट में है, वो खतरे में है, और कंट्री जो है किसी भी मतलब क्रेडिट में या किसी उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई भी खतरा होता है, तो वो आर्टिकल 360 के अंदर आता है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ये सारे के सारे प्रोविज़न जो हैं वो इमरजेंसी से रिलेटेड किए गए हैं। आगे बात करें 16th फीचर के बारे में, तो 3 टायर गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश की गई है। तो देखिए ओरिजिनली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो सेंटर और स्टेट सिर्फ 2 टायर गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बाद 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई गई 1992 के अंदर। इसके अंदर क्या किया गया कि 3 टायर्ड सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया। तो देखिए सेंटर और स्टेट तो पहले थे ही, सेंटर और स्टेट, उसके बाद जो है नीचे की तरफ क्या ले आएंगे, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत एंड
म्यूनसिपैलिटीज़, ये थर्ड जो है वो क्रिएट कर दिया गया। अब देखिए 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1992 के अंदर पास किया गया, इसके अंदर जो है पंचायती राज को जो है मान्यता दी गई, उनको रिकॉग्निशन दी गई कि वो जो है रूरल एरिया के अंदर क्या करेंगे, गवर्नेंस को संभालेंगे, कि जो रूरल एरिया है, हमारे विलेज वाले एरिया है, जहाँ पर जो है स्टेट और सेंटर का ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर ये पंचायतें जो है वहाँ पर क्या करेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगी। और इसके द्वारा क्या किया गया, न्यू पार्ट जोड़ दिया गया, नाइन्थ पार्ट जोड़ दिया गया और नया शेड्यूल ऐड कर दिया गया, शेड्यूल 11। इसी के साथ साथ 74th अमेंडमेंट के द्वारा जो है म्यूनसिपैलिटीज़ जो कि अर्बन एरिया के अंदर गवर्नेंस करेंगी, तो ये जो है इंक्लूड किया गया, इसके लिए न्यू पार्ट ऐड किया गया, 9 पार्ट ए, यानी 9 का पार्ट ए बना दिया गया और इसके साथ साथ 12th शेड्यूल जो है इसके अंदर ऐड कर दिया गया और इसमें जो है इससे रिलेटेड प्रोविज़न डाल दिए गए। उसके बाद बात करते हैं 17th फीचर के बारे में। तो देखिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में है। तो देखिए काफ़ी सारे लोग मिलकर जब आपस में कोऑपरेशन कर लेते हैं और उसके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं, ये उससे रिलेटेड प्रोविज़न है। तो देखिए इसको ऐड किया गया था, ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड नहीं किया गया था, इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंदर जो है इसको प्रोवाइड किया गया, इसको क्रिएट किया गया। और यहाँ पर बात की गई कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोटेक्शन दी जाएगी और इसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए। तो देखिए 3 मेजर चेंजेस इसके अंदर कौन कौन से हैं। एक तो इसको फंडामेंटल राइट के अंदर डाल दिया गया। फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर जो है आपको राइट है कि आप क्या कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद जो है इसको डीपीएसपी के अंदर भी डाल दिया गया। तो डीपीएसपी के अंदर जो है प्रमोशन ऑफ स्टेट क्या करेगा, प्रमोट करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, ये आर्टिकल 43B के अंदर डाल दिया गया। इसके साथ साथ देखिए इसके लिए जो है अलग से पार्ट 9B, न्यू पार्ट जो 9B कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को मान्यता दी गई और इसके अंदर जो है कुछ और आर्टिकल जो है इसके अंदर इंक्लूड किए गए। तो ये आर्टिकल जो है 243ZH से लेकर 243ZD के अंदर है। तो यहाँ पर जो इससे ऊपर वाले जो आर्टिकल हैं वो हमारे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म की, कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है, ये तो हमने बात की थी फीचर्स के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। कुछ और जो बात करेंगे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म क्यों होता है। तो देखिए हम मेनली फीचर्स के अंदर हमने बात की थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड के जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ड्राइव किया गया है, वहाँ से कुछ फीचर्स जो है वो हमने ली है, तो इसी वजह से इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। लेकिन इसको बोरोड जो है कुछ एक जो पर्सन है इसको जो पॉलिटिशियंस है वो इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं ए बैग ऑफ बोरोइंग, ये बोरोइंग्स का एक बैग है, होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसके साथ साथ पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट, कि ये सेवरल डॉक्यूमेंट का पैचवर्क है ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन BR अम्बेडकर का मानना है कि बोरोड आप इसे कह सकते हैं, लेकिन इसको एज इट इज़ हमने कहीं से नहीं उठाया है, इसको हमने वर्ल्ड के जितने भी अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनकी अच्छे से छानबीन करके उसके बाद जो प्रोविज़न हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर लागू हो सकते हैं उन्हीं प्रोविज़न को हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो ये जो है इस क्रिटिसिज्म के जो हम लिख सकते हैं। आगे देखिए कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, मोस्टली जो प्रोविज़न है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोविज़न हमने जो है जो हमारा एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उससे लिया गया है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसको कार्बन कॉपी ऑफ एक्ट 1935 एक्ट भी बोला गया है और एक तरीके से इसको अमेंडेड वर्जन भी बोला गया है, 1935 एक्ट का अमेंडेड वर्जन भी इसको बोला गया है। तो ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। उसके बाद देखिए अन इंडियन एंड एंटी इंडियन, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी जो फीचर्स हैं वो ब्रिटिश के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उनसे ली गई हैं, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, इसलिए इन्होंने बोला है कि ये इंडियन नहीं है, ये अन इंडियन है और इंडिया के अगेंस्ट है। तो ये जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता, जो इंडिया की स्पिरिट है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए इसको अन इंडियन और एंटी इंडियन बोला है। अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है क्योंकि इसकी जो गांधी जी के कुछ आइडियल्स थे, जो फिलोसफी थी, उनको जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए इसको अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। एलिफेंटाइन साइज, क्योंकि इसका ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में काफ़ी सारे एलिमेंट्स भी हैं जो इसके अंदर काफ़ी अननेसेसरी हैं, जिनका कोई यूज़ भी नहीं है,
उनको भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए इसको जो है एलिफेंटाइज साइज का भी बताया गया है। पैराडाइज ऑफ द लोअर के लिए पैराडाइज क्यों कहा गया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लीगलिस्टिक है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और लोअर जो है वो क्या करते हैं, इनके जो प्रोविजंस हैं उनको मैनिपुलेट करके जो है चीज़ों को अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो ये सारे के सारे इसके क्रिटिसिज्म हैं और ये हमने डिस्कस किए हैं, वो सारी की सारी इसकी हमने फीचर्स डिस्कस की हैं। कुछ और पार्ट जो है इसका हमारे लेसन का रहता है, जिसको हम इसके सेकंड पार्ट में जो है वो कवर करेंगे। तो आई थिंक इतना जो है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द latest updation of the video. Thanks for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.